नई दिल्ली की आर्थिक गलियों में इस हफ्ते एक उम्मीद की किरण जागी जब मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए वी अनंता नागेश्वरन ने संकेत दिया कि कुछ आयातों पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क संभवत 30 नवंबर के बाद हटा दिए जाएंगे। अभी बयान ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक व्यापार पर तनाव और शुल्कों की मार भारतीय उद्योगों पर भारी पड़ रही है। नागेश्वरन का यह आश्वासन न केवल निवेशकों और व्यापारियों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत की आर्थिक रणनीति धीरे धीरे खुलते व्यापारिक रास्तों की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये शुल्क वास्तव में हटाए जाते हैं तो न केवल आयात निर्यात में तेजी आएगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी। अब ये कदम भारत को अपनी $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य के और करीब ले जा सकती है और आने वाले महीनों में आर्थिक चर्चाओं का केंद्र भी बन सकती है। अब पैनल टैरिफ पर अब बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि ये शुल्क 30 नवंबर के बाद हट सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या असर होगा। यही जानने के लिए हमारे साथ है अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्री जी। आइए सीधा सवालों की ओर बढ़ते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर ये दंडात्मक शुल्क हटा दिए जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे बड़ा और तत्कालिक असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये देखना है कि ये दंडात्मक शुल्क जो है, वो हटेगा कि नहीं है हटेगा। नागेश्वरन साहब बड़े ऊँचे ओहदे के अर्थशास्त्री भारत सरकार में ज़रूर होंगे, मगर वो ट्रम्प नहीं है और ट्रम्प आए दिन अपने निर्णय और निश्चय बदलते रहते हैं। तो अभी मैं तो इस बात को तब मानूँगा जब ये असलियत में ये बात लागू हो जाए। तब तक तो नुकसान हम झेल ही रहे हैं, मगर दुःख से कहना पड़ता है कि खुशखबरी ये है कि अमेरिका भी इस मूर्खतापूर्ण नीतियों का नुकसान सहन कर रहा हैगा। तो हमारे ऊपर जो नुकसान है उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं नागेश्वरन, उन्होंने स्वयं अनुमान लगाया था कि इस वर्ष 0.3 और 0.5% ऑफ जीडीपी का असर आने वाला है और अगले साल उससे अधिक असर आने की उम्मीद है, क्योंकि इस आर्थिक साल में जो मार्च में खत्म होगा, 6 महीने निकल चुके हैं, 6 महीने बाकी हैंगे। तो इस बीच में जो असर होगा तो वो होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। श्रिम्प फार्मर्स के लिए, टेक्सटाइल और गारमेंट मेकर्स के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी में बढ़ेगी और लेदर एंड फुटवेयर में बढ़ेगी। जो 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ये 50% का शुल्क लगा हुआ है और ये ज़रूर संभव है कि 30 नवंबर तक 50% वाला जो दंडात्मक शुल्क है या टैरिफ है, वो वापस गिर करके 25 हो जाए, क्योंकि बाकी सारी ही एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, तब हम उनके संग प्रतिस्पर्धा में उतर सकते हैं दोबारा, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी समझौते किए हैं अमेरिका के संग, ट्रंप की सरकार के संग, वो उनके समझौते ये कहते हैं कि उन पर लगभग 20% का टैरिफ लगेगा। हमारे ऊपर अगर 25% का लगता है तो वो हमारे लिए झेलना संभव है। 50% हमारे लिए, बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, दंडात्मक है। जी। जी सर, यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर ये शुल्क हटा दिया जाता है तो इससे निर्यात और आयात का क्या संतुलन सुधरता हुआ हमें नजर आ सकता है? अब देखिए, आगे चलते हुए होता क्या है ये देखेंगे कि हाँ, हम उनको कहीं ज़्यादा निर्यात करते हैं और ये संतुलन तो तभी बेहतर होगा जब हम उनको निर्यात कम करें और हम उनसे आयात ज़्यादा करें। मगर अब सवाल ये है कि वो हमको काफ़ी ऐसे पदार्थ बेचना चाहते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, मेज़ मतलब मक्का मक्का। तो
वो तो हमारी सरकार ने मना किया है। दूसरा, वो दूध के पदार्थ हमको बेचना चाहते हैं, वहां भी हमको नुकसान होने वाला है। तो देखिए, ऐसे मामलों में हमारा आयात वहां से नहीं बढ़ने वाला। आयात अगर बढ़ेगा अमेरिका से, तो ये है संभव कि हम उनसे थोड़ी सी विस्की और ले लें, उनसे कुछ बादाम ले लें, और उनसे कुछ चीज ले लें। तो चीज, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में अमीर ही खा पाएगा, तो उसका आयात कोई बहुत ज्यादा होगा नहीं। हालांकि चीज का भी उत्पादन हमारे देश में अच्छी तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, जिसको बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर चीज चीज वहां से आ जाएगी तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। मगर अगर मिल्क पाउडर वो बेचना चाहें, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, और मुझे लगता नहीं और उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार के जो नेगोशिएटर्स हैं इस बात पर राजी होने चाहिए। मगर तो ये तो अभी बात निकल करके क्या आती है, क्या नेगोशिएशन चल रहा है, उसके बारे में कोई तो अभी तक खुले में अखबारों में तो छप के आया नहीं है। अभी तो नेगोशिएशन फिर से दोबारा चालू हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। जी। जी सर, देखिए क्योंकि भारत लगातार अपने निर्यात को $1 ट्रिलियन तक ले जाने की लगातार बात भी करता रहा है, तो इस पूरे कदम से आपको लगता है कि उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारत को मदद हो सकती है? कुछ बहुत मदद हो सकती है। देखिए, हम $1 ट्रिलियन की बात हम चाहे जितना कर लें, आज की तारीख में हमारा निर्यात केवल $450 बिलियन है। तो अब 1 ट्रिलियन होते होते अभी बहुत कम लगेगा तो 1 दशक लगेगा। तो हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, वो और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं, उन वो करीब कुल निर्यात से आमदनी का 40% उनका अनुपात है, और 60% बकाया 60% पदार्थों, मतलब मर्चेंडाइज गुड्स का उत्पादन और निर्यात होता है। तो आपको ये चीज जान के शायद आपके श्रोताओं को ताज्जुब होगी कि 2014 के बाद पदार्थों का निर्यात हमारे देश में जो $318 बिलियन 2014 में था, वो घट करके $250 बिलियन हो गया था। अगले 5 साल हर साल घटा था। तो अब वो आप 250 से अभी ले जा चुके हैं 450 वापस। तो ये कोई बड़ी बड़ी कामयाबी नहीं है कि हम 450 बिलियन पे हैं। और तो इसमें बातें $1 ट्रिलियन के निर्यात की हो जरूर करी जा सकती हैं, मगर वो तो देखा जाएगा ना आप, क्योंकि हमारा कुल निर्यात आईटी एक्सपोर्ट्स मिला करके वो लगभग 700-725 बिलियन है। जी। जी। सर देखिए चलिए आपने इस बारे में भी जानकारी पूरी दे दी कि किस तरीके से $1 ट्रिलियन की अभी जो बात की जा रही है उस पर आगे क्या कुछ हो सकता है। एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि अमेरिका के साथ जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, इस टैरिफ के बाद उसमें उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिला है। तो इस फैसले से क्या दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, उनमें स्थिरता नज़र आएगी? बहुत कम समय के लिए। ये हम भारतीयों को भूल जाना चाहिए कि अगले 3.25 साल जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, तब तक स्थिरता हमारे रिश्तों में आएगी। क्योंकि ट्रंप इस प्रकार के इंसान हैं कि उनको डिप्लोमेसी करना नहीं आता, उनको केवल डराना धमकाना आता है लोगों को। अब डरा धमका करके तो आप आ, आ, कोई भी प्रकार की नीति नहीं चला सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं चला सकता, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका का स्वयं का वर्चस्व और अमेरिका का की आर्थिक जो एक हेजिमनी दुनिया में रही थी, और जो वो कोई एकमात्र न्यूक्लियर पावर भी नहीं है।
कम से कम 5-6 और न्यूक्लियर पावर्स हैं दुनिया भर में, और उसके अतिरिक्त अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन एक उभरता हुआ देश है, रूस उभरता हुआ देश है, भारत उभरता हुआ देश है। यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया माना जाता है। रूस को ये अब समझ में आ गया है कि यूरोपियंस रशिया को डराते धमकाते ही रहना चाहते हैं, तो रूस भी हमसे रिश्ता बेहतर ही करेगा, और चीन से तो उसका रिश्ता बेहतर होता ही रहेगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रिक्स तो एक ऐसी संस्था है जो हमारे हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए फायदेमंद है। और अमेरिका की हमेशा से कोशिश ये रही है कि वो दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रहे, क्योंकि अमेरिका 1945 के बाद से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो गई थी। मगर वो इस बात से अब असंतुष्ट हैं कि स्थितियां बदल रही हैं पिछले 10-15 साल से, और अमेरिका को इस बात को मानना पड़ेगा, और वहां के प्रेसिडेंट्स को और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को अपने जहन में उतारना पड़ेगा कि ये दुनिया, वो चाहे चाहे न चाहे, एक मल्टीपोलर हो गई है, मल्टीनोडल हो गई है। और वो जो कोल्ड वॉर के समय बाइपोलर थी, वो समय खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद करीब 20-25 साल उनका यूनिपोलैरिटी चली, और वही वर्चस्व, उन्हीं का वर्चस्व बढ़ा हुआ था, क्योंकि रूस कमजोर हो गया था। वो स्थिति अब बदल चुकी है। तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम अमेरिका पे बहुत निर्भर हो जाएं, या अमेरिका के साथ रहें, और अमेरिका का साथ दे करके चीन को का विरोध करना शुरू कर दें। ये हमारे हित में नहीं है। जी। जी। सर, जैसे अब मान लेते हैं हम कि अगर ये शुल्क नहीं हटाए जाते, नवंबर के बाद भी अगर ये शुल्क नहीं हटते हैं और ये लागू रहते हैं, तो भारतीय उद्योगों और उपभोक्ताओं पर क्या दबाव पड़ने वाला है और कितना दबाव पड़ने वाला है? अच्छा खासा दबाव पड़ेगा, अभी पड़ना शुरू हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है। वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी चरम सीमा पे करीब 7-8 साल से चल रही है। अब उस स्थिति में अगर ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पे शुल्क लगेगा और लगा रह जाएगा, तो हम इतनी तेजी से अपने को दोबारा कंपटीशन में नहीं ला पाएंगे। क्योंकि और हमारे जो कंपीटिंग देश हैं, उनकी उन पर जो टैरिफ है अमेरिका के मार्केट में वो कम है। तो हमें अपना जो निर्यात करना है उसको और देशों में फैलाना है। जरूरी इस समय यह है कि भारत और यूरोप के बीच में एक इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। वो काफी रफ्तार पकड़ चुका है, तो उम्मीद ये है कि इस वर्ष में ही इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो वो अच्छा होगा भारत के लिए, ईयू के लिए, क्योंकि ईयू भी, यूरोप के देश भी अमेरिका से त्रस्त हैं। क्योंकि जो डील ईयू ने करी है अमेरिका के संग, वो अमेरिका यूरोप के हितों के विरुद्ध है। क्योंकि उन्होंने ऐसी डील मान ली है कि अमेरिका के जो पदार्थ यूरोप को जाएंगे, निर्यात होंगे, वो निशुल्क जाएंगे। मगर यूरोप के पदार्थ जो अमेरिका पहुंचेंगे, उन पर 15% का शुल्क लगेगा, जबकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। तो ये इस तरीके का दबाव जो यूरोप पे है, उनकी वैसे ही आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है, ग्रोथ कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यूरोप में। इस वजह से हम हमारे लिए, हमारे हित में है कि हम जल्दी ही एक ईयू से और यूरोपियन यूनियन से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्रीमेंट कर लें। जी।
जी सर, अगर ये शुल्क हटा लिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि इस कदम से भारत में जो विदेशी निवेश है यानी जो एफडीआई है इसको बढ़ावा मिल सकता है भारत के अंदर? नहीं, ऐसा ऐसा कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। अम, उल्टा अमेरिका चाहता है, उल्टा अमेरिका चाहता है कि और देश हमारे यहाँ निवेश करें, क्योंकि वहां रोजगार की कमी है, वहां मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अभी तो नेगोशिएशंस दोबारा फिर से शुरू हुए हैं, दोबारा शुरू हुए हैं यूएस अमेरिका के संग। और वो ये कहें, जैसा उन्होंने यूरोप पर दबाव डाला, जैसा ट्रंप ने जापान पे दबाव डाला, और दोनों हम यूरोप ने कहा है कि हम $500 बिलियन का निवेश करेंगे अमेरिका में। जापान ने कहा है कि हम कुछ 400-500 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे अमेरिका में। तो वो इस प्रकार का दबाव हमारे ऊपर भी डालें ट्रंप साहब। अब दिक्कत यह है कि भारतीय कॉरपोरेट्स हमारे ही देश में निवेश नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है पिछले 7-8 सालों में, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में, आपके श्रोताओं को जानना चाहिए, वो औसतन केवल 5.8% रही है। जबकि 2004 और 14 के बीच में जो हमारी ग्रोथ रेट थी, विकास दर थी, वो 7.8% थी, यानी कि 2 परसेंटेज पॉइंट्स हायर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ निवेश नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ निवेश न करके अगर हमारे बड़े बड़े आसामी और बड़े बड़े घराने अगर अमेरिका में जाकर निवेश करेंगे, तो इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। जी। जी सर, जिस तरह से आपने कह भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कोशिशें की थी भारत को दबाव में डालने की, तो वैश्विक स्तर पर जब बड़े देश संरक्षणवादी नीतियों और ट्रेड वॉर की राह पर हैं, तो ऐसे में भारत को जो ये अनुभव मिला है, अतिरिक्त शुल्क लग जाना, पेनल्टी लग जाना, तो इस अनुभव से भारत के लिए क्या बड़ा संदेश है फ्यूचर को देखते हुए? जाहिर है ही। मतलब ये संदेश ये है कि हमें इस उम्मीद में न रहना चाहिए कि ट्रंप साहब हमारे बड़े दोस्त हैं या बड़े दोस्त थे। क्योंकि देखिए, हमारे देश का मीडिया जो है, वो बार बार हमको यही बताता रहा है, अरे ये दोनों तो बड़े घनिष्ठ यार हैं। आपको घनिष्ठता और यारी सब समझ में आ गई। नाकों चने चबवाने की कोशिश में थे ट्रंप साहब। तो मतलब मोटी बात यह है कि हमको अपने रिश्तों में एक संतुलन बना करके बाकी और देशों से संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि कोई देश हमको आ, या फिर कमजोर समझे, या ये माने कि हमारे और कोई मित्र नहीं। जी। जी सर, क्योंकि देखिए लंबे समय से भारत की व्यापार नीति को और लचीला और वैश्विक प्रतिस्पर्धी के अनुकूल बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि जो बड़े सुधार किए जाने चाहिए पॉलिसीज में? देखिए, एक तो बड़ी कमजोरी हमारी ये रही है कि जो ट्रेड पॉलिसी है, उसके उसका उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलनी चाहिए। क्योंकि हमारी निर्भरता और देशों पे जो है, खासतौर से चीन पर जो निर्भरता है, उसको कम करने की आवश्यकता है। वो कैसे कम की जाएगी? वो इस प्रकार कम की जाएगी कि आपके देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़े। अगर वो निवेश बढ़ता नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीन से आयातित पदार्थों पे जो हम अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, वो कमी हो आएगी? उसमें नहीं आ सकती। तो देखिए, ट्रेड पॉलिसी कोई हमारी स्वयं देश के लिए जो आर्थिक नीति होती है, उससे अलग नहीं होती।
ट्रेड पॉलिसी को आप अलग से नहीं बना सकते। जब आप अगर आप अपने भारत की आर्थिक नीति औद्योगिक नीति के आधार पे और रोजगार पैदा करने के आधार पे आधारित नहीं करते। जरूरत हमको ये है कि हमको एक औद्योगिक नीति जिसमें हमें आत्मनिर्भरता मैन्युफैक्चरिंग में हमारी बढ़े और ऐसी इस प्रकार बढ़े कि रोजगार तेजी से गैर कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हो। वरना हुआ ये है कि पिछले 10 साल में कृषि पर हमारी निर्भरता और हमारे देश के श्रमिकों की निर्भरता भयंकर रूप से बढ़ गई है। वो जो पुनः पलायन, रिवर्स माइग्रेशन गांव की ओर हुआ था, वो रुका नहीं। तो ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि पर निर्भरता हमारे देश के श्रमिकों की 8 करोड़ लोगों से बढ़ गई पिछले 4 साल के अंदर। ये बिल्कुल विकास के विपरीत प्रवृत्ति है। विकास की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि लोग कृषि छोड़ रहे हैं, उनको उद्योग में काम मिल रहा है, उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम मिल रहा है, उनको आधुनिक सेवाओं के क्षेत्र में काम मिल रहा है, यानी कि शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, एयरलाइंस में, रेलवेज में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में, यानी कि पेंशन्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी सेक्टर्स में काम बढ़ रहा है। और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए। एआई पे तवज्जो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रोजगार बढ़ना चाहिए। तो ये सब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ये हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं एक समग्र रूप से, समूची अर्थव्यवस्था को देखते हुए, तो हम 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स और ये जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और विकसित भारत के ख्वाब जो देख रहे हैं आज की तारीख में, वो ख्वाब ही रह जाएंगे। जी चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर उजाला को अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना कि दंडात्मक शुल्क यानी पैनल टैरिफ को लेकर उम्मीदें अब और मजबूत हो रही हैं। अगर 30 नवंबर के बाद शुल्क वास्तव में हटते हैं तो न सिर्फ भारतीय उद्योगों को राहत मिलेगी बल्कि हमारे निर्यात और वैश्विक व्यापारिक रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा आएगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और आने वाले महीनों में अब ये देखना अहम होगा कि नीतिगत स्तर पर भारत किस तरह कदम बढ़ाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये राहत सिर्फ एक अस्थायी सांस है या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी बदलाव का संकेत। आने वाला वक्त इस पर पर्दा जरूर उठाए।